मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी कहें तो एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी लीनियर क्वांटिटी के साथ जब वर्ड मूवमेंट लगाते हैं तो वो रोटेशनल या एंगुलर बन जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मुराद ये है कि मैस के साथ आप मूवमेंट लगाते हैं, एंगुलर मैस, रोटेशनल मैस, rotational mass, angular mass, that is called moment of inertia. मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही लिखी जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स perpendicular distance, product of mass and square of its perpendicular distance from axis of rotation. नहीं आ रही है। Mass and square of its perpendicular distance from axis of rotation. I से रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आर स्क्वायर, एम मैस है और आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है और उसकी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आप इस बात को जरा देखें, गौर करें कि हमने जब कार और एफ में रिलेट किया तो कार आर एफ था, तो याद होगा, यानी एफ जब कार में तब्दील हुई तो सिर्फ अकेला आर रेडियस था बीच में। एस और थीटा देखा तो आर थीटा था, बी और ओमेगा देखा तो आर ओमेगा था, ए और अल्फा देखा तो आर अल्फा। इन चारों रूप से ये अंदाजा लगाएं कि जब भी हमने किसी लीनियर को एंगुलर में बदला है सिर्फ आर आया साथ, एफ और टार्क में आर, एस और थीटा में आर, बी और ओमेगा में आर, ए और अल्फा में आर। लेकिन जब हमने एम को आई में बदला है तो आर की बजाय आर स्क्वायर आ रहा है। इसकी क्या है? फिर सुने, मैंने एस को थीटा में बदला आर, मैंने बी को ओमेगा में बदला आर, ए को अल्फा में बदला, इसी चैप्टर में पढ़ गया है आर। लेकिन जब मैंने एम को, मैस लीनियर होता है, आई रोटेशनल यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैंने मैस को आई में बदला तो आर की बजाय क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है। इसको जरा पहले डायग्राम से समझते हैं। ये सर्कुलर पाथ है। आपको याद होगा, मैंने ये आपको कहा था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन से रोटेशनल मोशन में आना हो तो दो अरेंजमेंट करनी पड़ती है। पहली अरेंजमेंट ये करते हैं कि हम मैस को सेंटर से लिंक करते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट हो और इस मैस एम को, पार्टिकल के मैस एम को सेंटर से लिंक करते हैं ताकि रेडियस आर बन जाए, मूवमेंट आर्म बन जाए। तो मैं अगर किसी भी लीनियर, सपोज मैं मैस को एम को रोटेशनल मैस में तब्दील करना चाहता हूं, लीनियर मैस को रोटेशनल मैस में तब्दील करना चाहता हूं, तो पहली अरेंजमेंट मैंने ये की कि उसको मैंने सेंटर से लिंक कर दिया। दूसरी अरेंजमेंट मैंने ये की कि उस पे मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई 90 के एंगल पे। एफ टी से क्या मुराद है? टी फॉर होता है टेंजेंशियल, टेंजेंट पे लगने वाली फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाए। ये वो दो अरेंजमेंट है जो एम को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बदल सकते।
जो हर लीनियर क्वांटिटी को रोटेशनल क्वांटिटी में बदल सकते। पहली अरेंजमेंट के मैंने उसको सेंटर से लिंक किया, दूसरी अरेंजमेंट मैंने उसके 90 के एंगल पे फोर्स लगाई। अगर तो ये मास स्प्रेड जाता, उसका एक्सेलरेशन होता AT टेंजेंशियल, अगर स्ट्रेट जाता। लेकिन ऐसा होना नहीं, उसने स्ट्रेट नहीं जाना, उसने टर्न लेना है, स्ट्रेट नहीं जाना। ये तो बात कन्फर्म है कि अगर वो स्ट्रेट जाता, मैं लिखता FT बराबर है MAT। लेकिन ये MAT तब होता अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता। स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव कर नहीं रहा। यही तो अरेंजमेंट की कि वो स्ट्रेट लाइन की बजाय रोटेशन में आए। हाँ, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाता तो मैं लिखता है T बराबर है MAT। क्या वो टर्न ले रहा है? बिल्कुल। क्यों टर्न ले रहा है? पिवट है, मूवमेंट आर्म है, 90 के एंगल पे फोर्स है, टार्क लग रहा है। तो अगर वो टर्न ले रहा है तो टार्क इक्वल्स टू RFT, RFT। तो पहले आर आने की वजह, अकेला एक आर आने की वजह ये हुई कि यहाँ एफ टार्क में तब्दील हुआ। हम ढूंढ क्या रहे थे याद है? हम क्या ढूंढ रहे थे? हम ये ढूंढ रहे थे कि एस और थीटा में अकेला आर था, बी और ओमेगा में अकेला आर था, ए और अल्फा में अकेला आर था, लेकिन एम और आई में आर स्क्वायर क्यों? उसका पहला जवाब ये आया कि जब एफ तब्दील हुई टार्क में, एक दफा आ गया। अब आप टार्क इक्वल्स टू लिखते हैं आर MAT, FT को आप लिख देते हैं MAT। अब आपने इसको MAT लिखा, अब एक तरफ आप टार्क लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप AT लिख रहे हैं। ये बात तो नहीं बनती, क्योंकि सीधी लाइन में तो उसने जाना नहीं, इसलिए AT तब्दील किया आर अल्फा में। तो आपने गौर किया कि दो तब्दीलियां हुई, दो तब्दीलियां हुई हैं। पहली एफ टार्क में तब्दील हुई, दूसरी ए अल्फा में तब्दील हुआ। तो दो दफा आर आना है। आप लिखते हैं एटी की जगह आर एम और एटी की जगह आर अल्फा। अब बोले आर और आर क्या हो गया? बोलो आर स्क्वायर, ये बना एम आर स्क्वायर अल्फा। तो जवाब ये आया कि भाई जब एम आई में तब्दील हुआ, बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ बात समझ आए। देखिए एस थीटा में तब्दील हुआ एक आर, बी ओमेगा में तब्दील हुआ एक आर, ए अल्फा में तब्दील हुआ एक आर, ये बातें ठीक है। एम जब आई में तब्दील हुआ, एम जब आई में तब्दील हुआ तो दो दफा आर क्यों है? इसलिए कि जनाब एक दफा एफ टार्क में तब्दील हुई आर आया, दूसरी दफा ए अल्फा में तब्दील हुआ आर आया, तो दो दफा आ रहा है। एफ के टार्क में तब्दील होने में आ रहा है और ए के अल्फा में तब्दील होने में आ रहा है। तो टार्क इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा टार्क इक्वल्स टू आई अल्फा। आई यहाँ पे एम आर स्क्वायर के बराबर है, जिसे मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा है। टार्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिख के नीचे एक और रिलेशन लिखें कि आप एक तरफ लिखते हैं एफ बराबर है एम में, और आप इधर लिखते हैं टार्क बराबर है आई अल्फा। तो दोनों का जरा कंपैरिजन करें। तो एफ जो है वो टार्क में तब्दील हो गई, ठीक। एफ कौन सी फोर्स है? लीनियर। टार्क कौन सी फोर्स है? रोटेशनल। ए अल्फा में तब्दील हो गया। ए कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर। अल्फा कौन सा है? एंगुलर। एफ टार्क में तब्दील हो गई, ठीक कर ले, तो क्या ब्लर आ रहा है। एस किसमें तब्दील हुआ? आई में। मैस किसमें चेंज हुआ? आई में। इसलिए हम ये सेंटेंस लिखते हैं रोल ऑफ मैस इन लीनियर मोशन। रोल ऑफ मैस इन लीनियर मोशन। लीनियर कहते हैं सीधी लाइन। रोल ऑफ मैस इन लीनियर मोशन सिमिलर टू
similar to role of movement of inertia, role of mass in a linear motion similar to role of movement of inertia in angular motion। जो रोल मैस का लीनियर मोशन में है वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ का रोल लीनियर मोशन में है तो टॉर्क एंगुलर मोशन में, अगर ए का रोल लीनियर मोशन में है तो अल्फा का एंगुलर मोशन में। तो मैस का रोल लीनियर मोशन में है जबकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई का रोल एंगुलर मोशन में है। अब आप लिखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिजिड सर्फेसेस, in case of rigid surfaces moment of inertia कैलकुलेट करना है। इसमें कहते हैं surfaces over which when forces applied no change in its shape or size। ऐसी surfaces when forces applied इन सर्फेसेस पे जब फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं नो चेंज इन इट्स शेप और साइज, उनकी शेप या साइज में कोई चेंज नहीं आता। ऐसी सर्फेसेस जिन पर जब फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं तो उनकी शेप या साइज में कोई चेंज ना आए उन सर्फेसेस को हम रिजिड सर्फेसेस बोलते हैं। ये एक इरेगुलर रिजिड सरफेस है। इरेगुलर रिजिड सरफेस छोटे छोटे पॉइंट मैसेज से मिलकर बनी M1, इसका O यानी पिवट से डिस्टेंस है R1, फिर एक मैस M2, उसका पिवट से गैप है R2, फिर एक मैस Mn, उसका पिवट से गैप है Rn। ये पिवट क्या है? लेकिन ये एक सरफेस है, रिजिड सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी है, इरेगुलर है। वो इसका पिवट पॉइंट है। पिवट वो होता है जिसके इर्द गिर्द इस सरफेस ने घूमना है। तो वो पॉइंट है जिसके अराउंड इस सरफेस ने घूमना है। फिर हमने इस सरफेस को छोटे छोटे पॉइंट मैसेज में तकसीम किया। पहला मैच M1 डिस्टेंस R1, दूसरा मैच M2 डिस्टेंस R2, Mn डिस्टेंस Rn। यानी मैसेज कौन कौन से हैं? M1 M2 से लेके Mn तक। उनके पिवट से गैप कौन कौन से हैं? R1 R2 से लेके Rn तक। मैसेज है 1 से लेके n तक, डिस्टेंसेस है 1 से लेके n तक। तो फिर टार्क भी उसी लिहाज से आएंगे। जैसे टार्क 1 बनेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। अभी आपने फार्मूला लिखा ना, टार्क इक्वल्स टू M R स्क्वायर अल्फा। यहां बनेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। टार्क 2 बनेगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा और टार्क n बनेगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा। यहाँ ये बात देखने वाली है कि एक बना M1 R1 स्क्वायर अल्फा, फिर बना M2 R2 स्क्वायर अल्फा, Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा तब्दील क्यों नहीं हुआ? मैच तब्दील हुआ M1 R1, M भी चेंज हो रहा है, R भी चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज नहीं हो रहा। तो एक बात नोट कर लेनी है कि रिजिड सरफेस जो होती है, रिजिड सरफेस का थीटा ओमेगा अल्फा ये सेम रहते हैं। रिजिड सरफेस का थीटा ओमेगा और अल्फा सेम रहते हैं। क्या वजह है सर? मैं आपको एक वजह समझाता हूँ, देखिए गौर कीजिए। ये पूरी जो रिजिड सरफेस है ना, इसने पिवट के अराउंड घूमना है, इसका नाम अल्फा है।
एक अकेला मैस M1, M2, R1, R2, MNR है। ये अकेले मैस ने पूरी सरफेस नहीं घुमानी, मुमकिन ही नहीं। अकेले मैस ने M1 ने पूरी सरफेस नहीं घुमानी। अगर अकेला मैस M1 घुमा रहा होता मैं अल्फा 1 ले लेता। इन सारे मैसेज ने मिलके इसको घुमाना है, इसलिए जब इसने घूमना है तो अकेले M1 ने नहीं घूमना, सारे मैसेज ने कंबाइन घूमना है। तो याद रखेंगे M1 हो, M2 हो, MN हो, इनके डिस्टेंस भी मुख्तलिफ है, मगर इन सब का घूमना एक जैसा है, क्योंकि सब ने मिलके पूरी सरफेस घुमानी। इन सब का घूमना एक जैसा है, इसलिए कहा कि जो रिजल्ट सरफेस होती है उसका थीटा, ओमेगा और अल्फा सेम होते हैं। टार्क 1, टार्क 2, टार्क n, टोटल टार्क मेजर किया तो सारों को ऐड करेंगे। 1 + 2 से लेके n तक का टार्क आ गया। 1 से 2, 2 से 3 और फिर n तक सबकी वैल्यूज लिखी। टार्क इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस MN RN स्क्वायर अल्फा। आप देखिए इनमें अल्फा तो सब में एक जैसा है, इसलिए अल्फा कॉमन ले लेंगे। अल्फा जब आप कॉमन लेंगे, टार्क इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लिया, M1 R1 स्क्वायर जमा M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर, सब का सम आ रहा है अल्फा कॉमन लेने के बाद। जब अल्फा कॉमन लिया तो सब का सम आ गया। अब जब सब का सम आ गया तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, टार्क इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा आर समेशन I इज इक्वल टू 1। चौथे चैप्टर में पढ़ा था सिग्मा आर समेशन I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू n MI स्क्वायर। इसको जरा समझिए, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना M1 R1 स्क्वायर से लेके MN RN स्क्वायर तक, इसको मुख्तसरन लिखा गया कैसे? I1 से लेके n तक का मतलब I1 पुट करें तो क्या बनता है, I1 पुट करें तो क्या बनता है, M1 R1 स्क्वायर बनता है, पहला फैक्टर। IN पुट करें तो क्या बनता है, MN RN स्क्वायर बनता है, आखिरी फैक्टर। यानी 1 पुट करें तो पहला फैक्टर, n पुट करें तो आखिरी फैक्टर। और समेशन का मतलब होता है तमाम पॉजिटिव साइंस की कलेक्शन। समेशन का मतलब होता है तमाम पॉजिटिव साइंस की कलेक्शन। इस तरह से ये बना, टार्क इक्वल्स टू अल्फा है, ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुख्तलिफ बात नहीं। तो सर वो तो पहले भी लिखा था आई अल्फा, पहले एक मैस था MR स्क्वायर, सिंगल मैस हो, सिंगल मैस हो तो IMR स्क्वायर। लेकिन अगर एक से ज्यादा मैसेज है, सिंगल मैस हो तो IMR स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा मैसेज है फिर आप लिखते हैं आई एक मोर देन वन मैस, मोर देन वन मैस। एक से ज्यादा मैस हो तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है समेशन I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू n MI/RI स्क्वायर। ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर एक से ज्यादा मैस, और MR स्क्वायर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर एक मैस। लास्ट में कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी है, मसलन डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का 1/2 MR स्क्वायर होता है।
याद करने हैं, ये हमने एमसीक्यू में पूछते हैं। डिस्क का 1/2 mr²। उसके बाद स्फीयर का आई 2/5 mr। रिंग या हुक का आई mr²। रिंग या हुक का mr²। स्फीयर का 2/5 mr²। और इसका 1/2 mr²। ओवरऑल फार्मूला, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब ये तकरीबन आधा चैप्टर है, इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर देखते हैं। जितना हमने पढ़ा है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक, इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर देखते हैं। पहला शॉर्ट आंसर फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक में फर्स्ट शॉर्ट आंसर है डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी। पहले तो ये हिस्सा टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी। सर दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन बता दें। क्या करूं? दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन लगवा दें। अभी मैं शुरू कर रहा हूं बेटा, अभी तो मैंने किए नहीं, अभी कर रहा हूं। ये कह रहा हूं ये आज अटेंडेंस। हाँ जी, शॉर्ट आंसर नंबर 1 है 5.1 बेटा। आप सर डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एंड, रिपीट कर दें। क्या जी? डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे लिखें, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये दरमियान में लाइन डाल, और एंगुलर वेलोसिटी, इनमें डिफरेंशिएट करना है। नंबर 1 पे है कि वेलोसिटी at tangent to circle called tangential velocity। velocity at tangent to circle called tangential velocity। it is represented by v। टेंजेंशियल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मीटर पर सेकंड है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है जी। क्यों बोल रहे हैं? बोले, क्या कह रहे हैं? velocity at tangent to circle tangential represented by v unit meter per second। इसे कहते हैं rate of change of angular displacement। rate of change of angular displacement called angular velocity। it is represented by omega। जी क्यों बोलते हो भाई? ऊंचा बोलो, कोई पूछना है तो जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको W नहीं बोलते, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट है रेट। सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी वाली इक्वेशन समझा पर सेकंड। क्या करें बुक वाले टॉपिक?
आप चुप कर जाते हो यार। सर जी inertia सर of ये the बोल रहा है कि body मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर तो या टॉपिक पढ़ाने दोबारा दो या रिपीट कर दें। वो तो आप मिटा दिए, पहले बोलना था यार। अब तो साफ हो गया, एंड पे लिखा हुआ जितना वो कर देता हूँ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कार्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया ओमेगा से और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड है। अब शॉर्ट आंसर थोड़ा सा आगे मजीद बढ़े, उसमें वो कहता है वन ऑफ दीज गिवन, इन दो में से अगर एक गिवन, गौर से पढ़ें, एंड रेडियस नोन, और रेडियस नहीं पता हो, हाउ अदर कैन बी मेजर्ड, दूसरी कैसे मेजर कर सकते। नीचे लिखें यहां, इफ वन ऑफ दीज वेलोसिटीज, one of these velocities given, अगर one of these velocities given and radius known, one of these velocities given and radius known, other can be measured, b is equal to r omega। मिसाल के तौर पे b given है, r भी गिवन है, नॉन है, तो ओमेगा मेजर हो जाएगी। या ओमेगा गिवन है और b भी नॉन है, r नॉन है, सॉरी, ओमेगा गिवन है और r नॉन है, तो b मेजर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट आंसर नंबर 2 देखें। शॉर्ट आंसर नंबर 2, उसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला हिस्सा के सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कल बड़ी थी। सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कहते हैं फोर्स व्हिच बेंड्स नॉर्मली, फोर्स व्हिच बेंड्स नॉर्मली, फोर्स व्हिच बेंड्स नॉर्मली। नॉर्मली कहते हैं परपेंडिकुलरली अप्लाइड, force which bends normally straight path of particle, straight path of particle into circular path। ऐसी फोर्स जो परपेंडिकुलरली अप्लाई हो और स्ट्रेट पाथ को बेंड करके सर्कुलर पाथ में लाए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय FC, इसको FC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो फोर्स जो बेंड करे नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स और FC से रिप्रेजेंट करते हैं। सर 5.2 दोबारा रिपीट कर दें। Direction towards center of circle है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा, नेक्स्ट, why it must be furnished to an object if object follow circular path। एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, ये फोर्स बार बार क्यों लगानी पड़ती? Why it must be furnished, ये बार बार है। Why it must be furnished, ये बार बार क्यों लगाते हैं? कितने मिनट रहे? ये बार बार क्यों अप्लाई करते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ को फॉलो करना हो, उसका आंसर है इट मस्ट बी फर्निश्ड। इट मस्ट बी फर्निश्ड, फर्निश्ड का मतलब है बार बार अप्लाई की जाती है। बिकॉज एट ईच मूवमेंट, because at each movement object wants to move in straight line,
because at each movement object wants to move in a straight line. हर मूवमेंट पे ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जाने की कोशिश करता है. Because at each movement object wants to move in straight line, that force bends its straight path. That force bends its straight path. ये फोर्स उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है. अब फिर वो स्ट्रेट जाएगा, फिर ये बेंड करेगी, इसलिए ये बार बार अप्लाई होगा. ये दो शॉर्ट आंसर होते हैं. अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा सुनो, जो लिखा हुआ है वो दिखा देता हूं, जो मिटा दिया है वो सुन लो. मैंने कहा इसको ना रोटेशनल मास कहते हैं. अच्छा, I is equal to mr स्क्वायर फॉर्मूला. m mass r सेंटर से डिस्टेंस. फिर मैंने समझाया कि इसका स्क्वायर क्यों लेते हैं. हालांकि s is equal to r थीटा में एक r था, v is equal to r ओमेगा में एक r था, a is equal to r अल्फा में एक r था. लेकिन I is equal to mr की बजाय mr स्क्वायर क्यों है. तो मैंने तुम्हें समझाया डायग्राम में कि पहले जो f है, f वो टार्क में तब्दील हुई और आपने लिखा टार्क बराबर है आर एफ. एक दफा आर इसलिए आया. फिर मैंने समझाया कि एफ के अंदर एम ए होता है, हमने लिखा आर एम ए. अब जब एफ टार्क में बदल गई तो ए ने भी अल्फा में बदलना है, इसलिए कि सीधी लाइन में तो उसने जाना नहीं. तो मैंने ए को आर अल्फा लिखा. अब ये जब मैंने पुट किया ए को आर अल्फा तो टार्क क्या बना, एम आर स्क्वायर अल्फा. तो मैंने कहा स्क्वायर क्यों है. पहली वजह ए जब अल्फा में बदला एक आर उसकी वजह से, एफ जब टार्क में बदली एक आर उसकी वजह से. तो ये बना एम आर स्क्वायर अल्फा. इसमें एम आर स्क्वायर था आई मीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. यहां जब आई को एम आर स्क्वायर लिखा है तो ये एक सिंगल मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ये एक सिंगल मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. अब मैंने यहाँ पे हेडिंग देखी इन केस ऑफ रिजिड सरफेसेस. ये लिखा भी ऐसी पूरी एक सी सरफेस है, छोटे छोटे मैच हैं जिनसे वो बनी है M1, M2, Mn. उनका पिवट से रास्ता, एक का R1, एक का R2, एक का Rn. ये पिवट क्या है जिसके लिए पूरी सरफेस में घूमना है. तो भाई M1 अकेला पूरी सरफेस नहीं घुमाएगा, M2 अकेला पूरी सरफेस नहीं घुमाएगा, Mn अकेला पूरी सरफेस नहीं घुमाएगा. सारे मैच मिलेंगे तो पूरी सरफेस आनी. अच्छा, मैच कौन कौन से, 1 2 से n. आर कौन कौन से, 1 से लेके n. टार्क कौन कौन से, 1 में m1 r1 स्क्वायर अल्फा. अल्फा 1 नहीं लिखा, हालांकि m1 है, हालांकि r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अल्फा. यही समझाया भी अल्फा 1 2 क्यों नहीं लिखा. अकेले मैच का अल्फा नहीं है, पूरी सरफेस का अल्फा है. इसलिए अल्फा 1 में भी अल्फा 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 सारों को ऐड किया, सारे ऐड हो गए. अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन है, सेम है. बाकी रहा m1 r1 स्क्वायर जमा m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर. इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा i = 1 i = n mi/ri स्क्वायर. इसका क्या मतलब है, 1 पुट करूं m1 r1 स्क्वायर पहला वेक्टर, n पुट करूं mn rn स्क्वायर आखिरी वेक्टर. सिग्मा का मतलब दरमियान वाले प्लस साइन का कलेक्शन. यानी इस पूरी इक्वेशन को मुख्तसरन लिखा. और ये जो समेशन वाला है ये भी आई है. आई मीन क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आप पूछते हैं ये भी आई था, एम आर स्क्वायर ये भी आई था और ये भी आई है. हाँ, फर्क ये है कि ये एक से ज्यादा मैसेज है जिसमें सिग्मा और जिसमें सिर्फ एम आर स्क्वायर है वो एक मैस. रिवाइज भी करते.
रिवाइज कर दिया इसको, देखें आप कोई बात पूछनी।